के प्रति मेरा पवित्र कामना, गणित के लक्ष्य हम प्राप्त, गणित जो चिंता और भय का हमारे लिए बिल्कुल आसान और सरल विषय महसूस हो, इन सारे लक्ष्य ध्यान में रख करके नित्य द्वितीय सदन का आयोजन होता है, जिसमें एक साथ सभी वर्ग के विद्यार्थियों को भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। आइए इस गणित के सदन का शुरुआत हम जोरदार तालियों के साथ करते हैं। कल मैं आपके साथ महत्तम समापवर्तक के बारे में चर्चा की और उसका क्या महत्व है, हमारे जीवन में कैसा प्रॉब्लम आता है जहां पर हम महत्तम समापवर्तक के अवधारणा का उपयोग करते हैं, थोड़ा परिचय कराया गया है। अभी हम प्रायोगिक कार्य करके या गतिविधि करके उन अवधारणाओं को और बेहतर ढंग से हम स्पष्ट करेंगे। लेकिन आज इस सदन में एलसीएम की चर्चा होने वाली है, लसा का चर्चा होने वाली है। क्योंकि इन दोनों अवधारणाओं की थोड़ी समझ विकसित करने के बाद तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम आपके पास रखेंगे, जहां पर रियलाइज करेंगे कि इन अवधारणाओं की उपयोगिता क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना। तो मैं संक्षिप्त परिचय मस के बारे में बताया हूं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का मस, उनके सार्व गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्व गुणनखंड बोले, उसमें से जो सबसे बड़ा होगा। और एक्चुअली सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड की जानकारी क्यों प्राप्त करना है, तो कल प्रॉब्लम भी मैं दिखाया। आज थोड़ी संक्षिप्त चर्चा एलसीएम के बारे में होगी, तब दोनों को एक दूसरे के साथ क्या रिलेट करता है ना, उसकी बातें होगी। आइए तो हम लघुतम समापवर्त के बारे में आज इस सदन में चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, जिसे संक्षिप्त रूप क्या है, लसा। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। यहां भी परिभाषा वही है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सार्व गुंजों में सबसे छोटा गुणज होता है। तो यही बात होगा। आइए हम यहां पर डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा कलेक्ट करने के बाद एलसीएम क्या होता है हमको स्वतः बोध हो जाएगा हमारे अंतर्ज्ञान के द्वारा। लेकिन उसको जानने के पहले एक शब्द है गुणज या अपवर्त। पुराने किताबों में इसे अपवर्त कहा जाता है, लेकिन इधर के फिलहाल इसको गुणज के रूप में जाना जाता है। गुणज जिसका अंग्रेजी होता है मल्टीपल, मल्टीपल। तो हम लोग फैक्टर को समझ गए हैं। जैसे मैं पूछूंगा कि 8 का अपवर्तक बतावें या 8 का गुणनखंड बतावें, 8 का अपवर्तक या 8 का गुणनखंड बतावें, तो आप तो बता सकते हैं। वह बताइए जरा कौन कौन है। एक अब 8 का ये गुणनखंड क्यों है, क्योंकि 8 इन सभी संख्याओं से क्या होता है, पूर्णतः। तो 8 वस्तु में कितना 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 समूह बराबर बराबर बनाया जा सकता है। 1 का 2 का भी समूह बनाया जा सकता है। ओके, अब मुझे बताइए जैसे ए और बी है, तो ए यदि ए इज द फादर ऑफ बी, ए अगर बी का पिता हो, इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ कि बी क्या होगा, तो बी इज द सन ऑफ, बी इज द सन ऑफ ए। तो भाई ठीक है, 2 8 का क्या रिश्ता में रखता है, गुणनखंड। या तो 8 2 8 का गुणनखंड है, इंप्लाइज दैट
8 जो होगा यह 2 का रिश्ता में क्या लगेगा? गुणज। वेरी फाइन। इसका मतलब है कि A B का गुणनखंड है तो B A का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। 8 इसका मतलब 8 1 का भी गुणज है। एक एक करके बराबर बराबर 8 तक पहुंच जाते हैं। 2 का भी गुणज है कि नहीं? 2 गुणज। 4 का भी गुणज है। 4 का गुणज के मतलब क्या हुआ? 4 का गुणज के मतलब कि 4 के पहाड़े में आने वाला। 4 को 1 बार जोड़े, 4 को 2 बार जोड़े, 4 को 3 बार जोड़े, 4 को 1 बार जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगा 4 का गुणज होगा। 4 को 2 बार भी जोड़ने से जो संख्या प्राप्त होगा 4 का गुणज होगा। 4 को 3 बार जोड़ने से संख्या जो प्राप्त होगा वो मतलब 4 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं सब 4 का क्या होती है? और 4 के पहाड़ा में आने वाली सभी संख्याओं का 4 क्या होता है? वेरी फाइन। तो देखिए यहां पर आप समझ गए हैं, यदि 8 2 का गुणज है इसका मतलब हुआ कि 8 2 से पूर्णतः 2 8 का गुणनखंड है कि 2 से 8 पूर्णतः 2 से 8 मतलब 2 से अगर 8 विभाजित है तो 8 2 से, बात उल्टा। तो A कोई संख्या A B का गुणज हो तो A B का गुणज अगर है तो इसकी जांच कैसे होगी? जांच गणित की कौन सी क्रिया होगी जिसके द्वारा जांच होगी? तो एक ही नियम है विभाज्यता क्रिया। A B का गुणज है तो A B से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। अगर नहीं विभाजित हो रहा है उसी स्थिति में गुणज है। तो यहाँ पर तुलना करें, भाग में जब आप दो संख्याओं के बीच में भाग देते हैं तो 8 को आप क्या बोलते हैं? भाज्य। और 2 को क्या बोलते हैं? चलिए अब गुणनखंड और गुणज की बात करेंगे तो गुणनखंड और गुणज में जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है? गुणनखंड। और यहाँ पर भाज्य क्या हो जाएगा? गुणज। बस इतना ही समझना है। तो मुझे बताइए कि 32 जो है वो 8 का गुणज है? 32 8 का गुणज है? और 8 का कैमा गुणज है? कै बार 8 जोड़ने के बाद 32 प्राप्त करते हैं? तो 8 को अगर एक ही 8 ले, 8 का बना हुआ समूह अगर 1 है तो कुल कितनी इकाइयां? 8 इकाइयां। 8 इकाइयों का बना हुआ समूह हमारे पास 2 है तो दोनों समूहों मिला कितनी इकाइयां? तो 8 इकाइयों का बना हुआ समूह हमारे पास 3 है तो कुल कितनी इकाइयां? राइट। तो 8 का पहला गुणज क्या हुआ? 8 का दूसरा गुणज क्या हुआ? 8 का तीसरा गुणज क्या हुआ? ओके, तो आप समझ गए गुणज क्या है। अब चलिए आप गुणज को समझ गए होंगे। अब गुणज के संबंध में जो गुण है वो थोड़ा जान ले। चलिए 5 का गुणज। अब 5 का गुणज आपको ज्ञात करना है तो इसमें वैसे सभी संख्याओं के बारे में विचार करना है जो 5 से पूर्णतः, तो 5 का गुणज माने 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। क्लियर? 5 का गुणज के मतलब क्या हो गया? 5 से पूर्णतः कंप्लीटली विभाजित होने वाली क्या? दूसरा कुछ नहीं ना। तो 5 का गुणज मन हो गया 5 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, जिसमें शेष कुछ भी बचे नहीं। चाहे 5 को जितनी बार निकालना हो उस पर हमें छूट है, लेकिन हर हाल में कुछ बचना नहीं चाहिए। यानी 5 का एक समूह, 5 का 2 समूह, 5 का 3 समूह, 5 का 4 समूह, क्या? चलिए तो 5 का गुणज में आपको उन संख्याओं के बारे में विचार करना है जो 5 से कंप्लीटली
डिवाइड होते हैं। अब मुझे बताओ, यार बताओ, अब उन संख्याओं के बारे में, पहले सबसे छोटी संख्याओं के बारे में विचार करना है, तब आगे की ओर बढ़ना है। कौन लिखेगा? राइट ऑल द नंबर विच आर कंप्लीटली डिवाइडेड 5 मींस यू हैव टू राइट डाउन ऑल मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन लिखेगा? आ जाओ। तो 5 से जो विभाजित होती है, तो सबसे छोटी संख्या कहां शुरू होती है? कहां से? 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कहां से शुरू होती है? कहां से? हाँ, 5 से। सेकेंड कौन होगा? दूसरा कौन 5 के बाद ऐसा संख्या क्या होगा? और सब लिखना है। You have to write down all the multiple of 5. लिखते जाओ। Continue writing. ये सब लिख लिया। सुनो ना, अरे भाई 5 का तू सब मल्टीपल लिख लिया, कुछ बचा हुआ है कि बहुत सारा बचा हुआ है? कितना बचा होगा? तो इस तरह से 5 का मल्टीपल, 5 का गुणज 5 से प्रारंभ होता है। और 5 के गुंजों में तुम कोई पैटर्न देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हाँ, 5 के 2 लगातार गुंजों के बीच में कितना का अंतर है? और इससे यह पता चल रहा है कि 5 का मल्टीपल इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि 5-5 के अंतर पर संख्याएं मिलेंगे और कभी समाप्त नहीं होगा। आइए, आप लोग लिख लिए ना? चलिए, तो इसके बाद डॉट डॉट दे दो। डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट 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 का मतलब होता है कि 5 से जो शुरू हुआ, 5-5 के अंतर पर जो संख्या मिल रहा है 5 का मल्टीपल है, और आगे की ओर हम बढ़ते जाए तो कभी अंत नहीं होगा। नहीं होगा। चलिए, अब इसी प्रकार आप 6 का गुणज लिखें, यानी उन संख्याओं के बारे में आप विचार करें जो संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाता हो। उन संख्याओं के बारे में विचार करें जिसमें 6 को बार बार निकालने के बाद कहीं ना कहीं हमें शून्य अवश्य प्राप्त होता हो। आइए, कौन लिखेगा? नेक्स्ट स्टूडेंट, कौन लिखेगा 6 का मल्टीपल? चलो ठीक है, तुम ही लिखवा। तुम लोग घबराओ नहीं, ध्यान से देखो। तो 6 का मल्टीपल, 6 का गुणज, मतलब 6 से भाग लगने वाली संख्याएं वो कहां से शुरू होगी? 6 से। और कितने अंतर पर लगातार प्राप्त होगी? चलो, क्या अंक हो जाएगा? तो डॉट डॉट दिखाओ। वेरी फाइन। चलो, एक और सिंपल आंकड़ा लेते हैं। 2 का गुणज को हम लोग पहले पता करते हैं। और यहाँ पर जब हम लिखना शुरू किए तो ये पता चलता है कि कभी अंक नहीं होगा। अगर मैं यह पूछूं कि 5 का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन होगा? नहीं बताया जा सकता है। हाँ, छोटा कौन होगा ये तो बता सकते हैं भैया, लेकिन बड़ा कौन होगा यह बताना संभव नहीं है। तो कौन लिखेगा? चलो, तुम आ जाओ। किसका गुणज लिखना है? 2 का गुणज मैंने 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या। चलो, ऐसा लिखना कि सब कोई पढ़ सके। चलो, 2 से विभाजित होने वाली संख्या कहां से शुरू होता है? और कितने इकाई के अंतर पर लगातार हमें 2 से विभाजित होने संख्या प्राप्त होते हैं? चलिए, अंत करेगा? नहीं करेगा। डॉट डॉट। चलिए, आइए, अब जो आपने यहाँ पर 3 संख्याओं के गुंजों को जो यहाँ पर कलेक्टिवली लिखा है, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 5, 6 और 2 के गुंजों को लिखा गया है, कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए।
कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए। यानी कि ये सब प्रथम दृष्टया तो संख्याओं का समूह है, कुछ आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग कलेक्ट किए हैं। तो संख्या या संख्याओं का वैसा समूह जो आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्र की जाती है, संख्याओं के ऐसे समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? आंकड़ा। अब यह आंकड़ा आप ही लोगों ने एकत्र किया है। अब इन आंकड़ा से हम कुछ निष्कर्ष तक पहुंचने वाले हैं। पहला निष्कर्ष कि 6 का, 2 का या 5 का सबसे छोटा गुणज कौन है? 5 का सबसे छोटा गुणज, 6 का सबसे छोटा गुणज, 2 का सबसे छोटा गुणज। यस। तो क्या निष्कर्ष हम लोग निकाले कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होगा। क्या दिक्कत है? देख भी रहे हो? तो क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है। ओके? The smallest multiple of any number is itself. ओके? तो पहला क्या निष्कर्ष निकाले? पहला निष्कर्ष क्या हमारा निकला? इन आंकड़ों को देख करके हम किस निष्कर्ष तक पहुंचे? किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज। वेरी फाइन। किस बोल दो? किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है। हाँ, किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज लिस्ट मल्टीपल। सबसे छोटा गुणज का मतलब होगा लिस्ट मल्टीपल। सबसे छोटा गुणज किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या होता है? स्वयं संख्या होता है। अब इसको याद करने की आवश्यकता नहीं ना है। याद उसे किया जाता है जो समझ में नहीं आती है, और जो समझ में आ जाती है वह स्वतः याद हो जाता है। चलिए दूसरा निष्कर्ष, फर्स्ट कंक्लूजन हम यहां से ड्रॉ किए कि 3 संख्याओं का सभी गुंजों को हमने लिख करके देखा तो यही पाया कि किसी भी संख्या का जो गुणज है उसमें सबसे छोटा गुणज देखते हैं तो वह स्वयं संख्या। अच्छा, किसी भी संख्या के सबसे छोटा गुणज, किसी भी संख्या से उसके सबसे छोटे गुणज में भाग दिया जाए तो भागफल क्या प्राप्त करेंगे? क्या प्राप्त करेंगे? वेरी फाइन, यू आर राइट। किसी भी संख्या के सबसे छोटे गुणज से भाग दिया जाए तो क्या होगा? वेरी फाइन। दूसरा निष्कर्ष, किसी भी संख्या के सबसे बड़ा गुणज के बारे में क्या तुम्हारा आइडिया होगा? किसी भी संख्या के बड़ा गुणज हम नहीं बता सकते। वेरी फाइन। किसी भी संख्या के सबसे बड़ा गुणज को नहीं बताया। वेरी फाइन। दूसरा निष्कर्ष, किसी भी संख्या के सबसे बड़े गुणज को नहीं बताया जा सकता है। सबसे बड़े गुणज को नहीं बताया जा सकता है। नहीं बताया जा सकता है। तो हमने विभिन्न संख्याओं का गुंजों को यहाँ पर लिखा और अर्थात विभिन्न संख्याओं के गुंजों को हमने यहाँ पर एकत्र किया और इस एकत्र संख्या जो गुणज है इनके, उनसे हम इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है और किसी भी संख्या के सबसे बड़े गुणज को नहीं बताया। कहां तक होगा वो पता नहीं, अंत ही नहीं करता है कहीं। अगर अंत कहीं करता तो बता देते कि यह सबसे बड़ा गुणज है, लेकिन जब आगे के ओर जाते हैं तो 6 का गुणज 6 के कहीं के अंतर पर लगातार संख्या प्राप्त होता है और कहीं अंत नहीं करता है। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने 2 कंक्लूजन को ड्रॉ कर दिया। अब आगे चलना है, सार्वगुणजों की बात करते हैं, कॉमन मल्टीपल। तब उसके बाद बात होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए
जैसे 8 और 6 का आपको लसक याद करना है। किसका लसक याद करना है? लसक का मतलब हुआ इनके सार्वगुंजों में सबसे छोटा गुणज। 8 और 6 का लसा संक्षिप्त रूप में लिख रहा है ना, इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? लघुतम समाप वर्त, नॉट वर्त, वर्त्य, वर्त्य। तो 8 और 6 का हम लसन निकालेंगे तो एसीएफ की तरह पहले 8 का सभी गुणज को हम लिखेंगे। Here we will write down all multiple of 8. Second, 6 का सभी गुणज को हम पता करेंगे और फिर यह पता करेंगे 6 और 8 का सार्वगुणज, 6 और 8 का सार्वगुणज, और तब 6 और 8 के सार्वगुंजों में सबसे छोटा गुणज, 6 और 8 के सार्वगुंजों में सबसे छोटा गुणज, सबसे छोटा गुणज। ध्यान दें, 8 और लसा का ज्ञात करना माने इसका 8 और 6 के सार्वगुंजों में सबसे छोटा गुणज, 8 और 6 के सार्वगुंजों में सबसे छोटा गुणज, यही पता करना है हमको। 6 और 8 का लसा मैंने 6 और 8 का लघुतम समापवर्ग, मतलब 6 और 8 के सार्वगुंजों में जो सबसे छोटा गुणज होगा वही संख्या 6 और 8 का लसा कहलाएगा। आइए इसी को लिखेगा। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल मल्टीपल ऑफ 8, then you have to write down all multiple of 6, then you have to write down common multiple of 8 and 6, then you have to find out which multiple is least value, is least. Okay? चलो आओ, चलो तुम चलो, सबको मौका मिलेगा, क्यों करता हो? अब चूंकि 8 का मल्टीपल अंत नहीं करता है तो आगे के लिए आप डॉट डॉट लिखा दो। उस डॉट डॉट से पता चलता है कि अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी, क्या, और अंत भी करता नहीं है, इसलिए सबको दिखा नहीं सकते हो, इसलिए डॉट डॉट का निशान लगाया जाता है। चलो इसमें क्लियर लिखो। एक और कंक्लूजन मैं छोड़ दिया वहां पर। अच्छा, किसी संख्या का लसा उस संख्या से कभी छोटा हो सकता है कि किसी संख्या का लसा उस संख्या से छोटा होगा कि बराबर होगा कि उससे बड़ा होगा? किसी संख्या का लसा उस संख्या के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, कभी छोटा नहीं होगा। चलो दोनों को मैं एक बार बताऊंगा फिर। और किसी संख्या का किसी संख्या का जो गुणनखंड होता है उस संख्या से कभी बड़ा उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा। उसी प्रकार किसी संख्या का जो गुणज होता है उस संख्या से कभी छोटा उसके बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। इस बात को रखना दिमाग में ना। प्लीज कीप दिस फैक्ट इन योर माइंड। हो गया? चलो अब देखो 6 और 8 के सार्वगुंजों में अब 6 यहाँ पर डॉट। अच्छा ये बताओ मुझे, 6 और 8 का सार्वगुंज 2 ही होंगे
कि बहुत सारे होंगे? और कितने होंगे? हाँ, और 6 और 8 गुणज जो है वो 24 से शुरू होता है और 24 के अंतर पर। इसलिए यहाँ पे डॉट दिखा दो ना। डॉट दिखाने का मतलब 6 और 8 का जो सार गुणज है वो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। उसका पैटर्न यह है कि 24 से शुरू होता है और 24 के अंतर पर लगातार मुझे प्राप्त होता है। चलिए, तो 6 और 8 का सार गुणज है। इनके सार गुणजों में सबसे छोटा गुणज कौन हुआ? 24। इसलिए लसा 8 6 का क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं, इसको ऐसे पूछेंगे, वह कौन संख्या है छोटा से छोटा जो 8 से भी विभाजित होता है? वह कौन छोटा से छोटा संख्या है जिसमें 8 का भी समूह बराबर बराबर बनाया जा सकता है और 6 का भी समूह बराबर बराबर बनाया सकता है? संख्या कितने को उसका मतलब नहीं है। तो कौन वह संख्या है? इसलिए 24, 8 और 6 का क्या हुआ? वेरीफाइड। चलो एक चीज बताओ, 8 का सभी गुणज को आपने यहाँ पर लिखा है ना, और 6 के सभी गुणज को यहाँ पर लिखा है। जब देख करके बताओ, 8 का जितने भी गुणज है वो 8 या 8 से बड़ी है। 6 का भी जितने गुणज है 6 या तब इससे हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे? किसी संख्या का गुणज उस संख्या से कभी छोटा तब क्या क्या हो सकता है? उसके बराबर होगा या उससे? जैसे किसी संख्या का गुणनखंड दिए गए संख्या से कभी बड़ा उसके बराबर होगा या उससे? चलिए, अब तो आप समझ गए हैं। फिर मैं एक उदाहरण देता हूं ताकि ये परिभाषा अच्छी तरह से आपको याद हो जाए जीवन भर के लिए। चलिए, मैं यहां पर दूसरा संख्या देता हूं। तो यहाँ पर लसा जब निकालते हैं तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए होता है। तो हम अभी सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, आगे 2 से अधिक की भी बात करेंगे, है ना? चलिए, चौवालीस बड़ा संख्या हो जाएगा। 5, 7 का आप लसा ज्ञात करें। 5 और 7 का लसा ज्ञात करना है। चलिए, तो पहले क्या क्या करना है? 5 और 7 का लसा मतलब क्या हुआ? 5 और 7 के सार गुंजों में आपको मुख्यतः क्या पता करना है? 5 और 7 के सार गुंजों में, सार गुंजों में कैसा गुणज? सबसे छोटा गुणज, यही पता करना है। 3 स्टेप। फर्स्ट क्या पता करना है? 5 के सभी गुणज। फिर क्या पता करना है? 7 के सभी गुणज को पता करना है। फिर क्या पता करना है? क्या पता करना है बोलो? फिर 5 और 7 के सार गुणज। सार मतलब उभयनिष्ठ गुणज। तो 5 और 7 का सार गुणज। और फिर इसके बाद क्या पता करना है? 4th स्टेप में सार गुंजों में 5 और 7 के सार गुंजों में सबसे छोटा गुणज। चलिए, कौन लड़का आएगा और इस कार्य को करेगा? तुम पीछे वाले लड़के, तुम भी कर आओ। टोपी वाला, टोपी पहने हो ना, इसलिए टोपी वाला कह रहे हैं। गाड़ी लोग चलाता है तो गाड़ी वाला, वाला तुम्हारा लग जाने से उस पर अधिकार को दोष कराता है क्या? चलो तेजी से तीर का निशान लगाओ पहले। चलो स्टार्ट करो।
दो संख्याओं को एक दूसरे से अलग दिखाने के लिए कौन सा हम लोग चिन्ह का प्रयोग करते हैं? कॉमा का। तो 5 के जितने भी गुणज होंगे उनसे 5 विभाजित होता है कि 5 को विभाजित करते हैं। 5 के जो गुणज होंगे वो 5 उन संख्याओं को विभाजित करेंगे कि वह सभी संख्या 5 विभाजित करेंगे। हाँ, 5 उन सभी को विभाजित करेंगे। यानी 5 का स्थान यहाँ पर कहाँ पर होगा? भाजक का स्थान पर। गुणनखंड की बात होगी तो हमेशा भाग में भाजक का स्थान पर रखना, और गुणनफल जो होगा वो हमेशा कहाँ रखना? भाज्य के स्थान पर। क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आर इनवर्स प्रोसेस, मैं कई बार बताया। 23 से लिखो। यहाँ पर देखो सबसे छोटा गुणज, अगर कोई छोटा गुणज हमको दिखाई पड़ दिया दोनों में तो वहीं पर आगे प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप छोटा की तलाश है। चलो अब 5 और 7 का सार गुणज लिखो। सार मतलब दोनों में स्थित हो, दोनों का हो, दोनों में मौजूद हो। यानी कि वह संख्या है जो 5 से भी डिवाइड होता है और ढूंढना इनको है। तो क्या ढूंढना मुश्किल है? तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो तो हेल्प करवा करके इनको। फिर जाना है तो देर नहीं लगा, जाओ उसे कर। सिर्फ 35 होगा, जब 35 जब होगा तो मालूम होगा तो अगला कौन सा होगा बोलो? फिर तीसरा कौन होगा? 105। ठीक है, 5 और 7 का तो ये सबसे छोटा गुणज होगा ना। हम बोलेंगे 5 और 7 के पहला सार गुणज कौन है? दूसरा सार गुणज कौन है? बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए हो गया, तो कौन है? 35, इसलिए यहाँ पर उत्तर लिख दे। चलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 संख्या, तो आपको लग गया होगा कि सर 2 ही संख्या, मैं 3 संख्या दे देता हूँ ताकि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए लसन जो परिभाषा देंगे वह सभी संख्याओं के लिए होता है, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए ना। गणित में कोई भी संक्रिया अगर करते हैं तो वहां पर आपको 2 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन होता है यहाँ पर। चलो अब मैं 3 संख्या देता हूँ और तीनों संख्याओं के सार गुणजों में सबसे छोटा गुणज पता करना है। आइए 4, 5 और 10 का लसा ज्ञात करें। कौन आएगा? 23 आ जाओ। और पीछे वाला कोई? तुम आ जाओ। चलो पहले क्या करना है? 4 का सभी गुणज, 5 का और 10 का, और इनका लसा ज्ञात करना। मैंने क्या टास्क आपको दिया गया है? इनके सार गुणजों में सबसे छोटा गुणज पता करना। तो वहां लिख दो ना 4 का गुणज, इधर लिख दो 4 का गुणज। 4 का गुणज, 4 गुणज नहीं 4 का। अब हिंदी में 4 लिखेगा। यू गॉट नर्वस, इधर आ जाओ। एक्चुअली 4 जब बोले तो हमारे पास गणित की में बात करते हैं तो गणित में संख्याओं को शब्दों में नहीं बल्कि चित्रों में हम व्यक्त करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं, जिसको संख्यांक कहते हैं। तो फिर 4 को यू वर्ड में लिखा। आ जाओ। चलो, why you get nervous whenever you have an opportunity to do something on the board, then you get nervous here.
एक न गुणज मूर्धनी ना, दो ना होते हैं मूर्धन में। गुणज गुणज कितनी बार गुणित करके वह प्राप्त किया गया। गुणज माने कितने बार दी गई संख्याओं को गुणित करके वह प्राप्त किया गया। 4 को कितने बार गुणित किया गया है। तुम लोग कैसे लिखती हो तो पूरा नहीं आता है। चलो लिखो। पूरा कोड भर दोगी, पूरा कोड भरोगी तभी हम तो होगा ही नहीं। चलो कुछ को दिखा दो, पता चल जाता है कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सीक्वेंस बनाता है वो। 4 का जो गुणज है वह एक सीक्वेंस बनाता है, अनुक्रम बनाता है, उसको बताया सकता है। अब तो लिख डालोगे। चलो तो 5 का गुणज कहां से प्रारंभ होगा? और कितने इकाई के अंतर पर लगातार 5 होगा? तो 5 का 5वां गुणज कौन है? 25। चलो अब कहां तक जाएगी? चलो अब कलम उसको दो। अब तुम 4, 5 और 10 के साथ गुणज को पता करो। या लिखो 4, लिखो 4, 5 और कॉमा मत दो, और 10 का फिर कॉमा क्यों लगाया वहां पर? 7 गुणज 4। डोंट किल टाइम। दूसरा कोई जाओ, सुधारो इसको, हिंदी सुधारो। चलो दूसरा कौन जाएगा? जाओ जी, अपनी जगह पर चले जाओ। सात गुणज में तो उन संख्याओं के बारे में विचार करना है जो 4 और दिए गए संख्याओं से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। अगर एक को मिल गया तो फिर बाद में सब पता चल जाता है। पांच का लसा लिखना तो पता चल गया ना। तो लघुत्तम कौन है? हाँ तो लिखो 4, 5 और 10 का लसा। कितना हो गया? 20। बहुत अच्छा। तो आप एक चीज और देखो, 8 में 2 से हम गुणा करते हैं तो हम लोग 16 प्राप्त करते हैं। तब यहां पर पहले बताया कि 8 और 2 16 का क्या हो गया? 8 और 2 16 का क्या हो गया? 8 और 2 गुणनखंड हो गए। 8 में 2 से गुणा करने के बाद 16 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर गुणा के चिन्ह पर जो दोनों संख्याएं हैं रिश्ते में 16 का क्या लगेंगे? तो सेम यह जो प्रोडक्ट है गुणनफल है, यह गुणनफल 2 का क्या लगता है? अब 8 का भी क्या हुआ? तुम्हें क्या कैसे समझ गया? तो यहाँ पर वैसे तो इसको मल्टीप्लायर, मल्टीप्लिकेंड और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट,
गुण्य, गुणज और गुणनफल बोलते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पर 8 और 2 दोनों फैक्टर है, तो इन दोनों फैक्टरों के 16 क्या हुआ, क्या हुआ? इन दोनों फैक्टर 8 और 2 का 16 क्या हुआ? गुणा के चिन्ह पर जो संख्याएं मिलते हैं उनको गुणनखंड कहते हैं। तो 8 और 2 का रिश्ते में 16 क्या लगा? कौन? 8 और 2 16 का गुणनखंड हुआ, और 16 8 और 2 का क्या हुआ? बहुत अच्छा। चलिए, तो अब यहाँ पर तो आप समझ गए लसा का मतलब क्या हुआ। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा उनके साल गुंजों में। तो आपको यह होगा सर इसका क्या उपयोगिता है, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, व्हाट इम्पोर्टेंस इट हैज, वेयर दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड, फॉर व्हाट पर्पस। तो आइए मैं आपके पास एक समस्या रखता हूं, और उस समस्या के समाधान में आप देखेंगे कि लसा उदाहरणा का उपयोग करना पड़ रहा है। वहां भी जो संख्याएं वर्णित है, उन वर्णित संख्याओं का हमें साल गुणजों में सबसे छोटा गुणज के रूप में जो संख्या प्राप्त होता है, वही उस समस्या का समाधान होता है। तो आइए, इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास एक ट्रैक है। ट्रैक के मतलब रास्ता, रास्ता मान लेते हैं, ये कहीं इंड नहीं किया है, चलता गया है। हमारे पास 3 बंदर हैं, बंदर ए, बंदर बी, 3 बंदर हैं, बंदर ए, बंदर बी और बंदर सी। देखिए, बंदर ए जो है, बंदर ए और बंदर बी, बंदर सी इन स्थानों से आगे की ओर जंप लगाना शुरू करता है, उछलता है। लेकिन तीनों बंदरों का उछलने का नियम अलग है। बंदर ए जो है एक छलांग लगाता है, बंदर ए तो 2 मीटर जाता है। बंदर बी छलांग लगाता है तो 3 मीटर जाता है। प्रत्येक छलांग कितना का है? 3 मीटर का। यहां से एक छलांग लगाया तो कितना दूर चला गया? जो दूसरा लगाया तो कितना दूर चला गया? तीसरा लगाया तो अगर यह बंदर एक छलांग लगाया तो यहां से कितना दूर चला गया? 2 मीटर। 2 छलांग में। अंडरस्टैंड? ये जो सी बंदर है वह एक छलांग में 5 मीटर आगे की ओर बढ़ता है। अंडरस्टैंड? तो एक पहला छलांग लगाया होगा तो यहां से कितना दूर चला गया होगा? 5 मीटर पर चला गया होगा। एक लगाया तो कितना पर चला गया? बोलो, यहां गया 3 मीटर पहला छलांग में। ये कितना हो गया? 5 मीटर। और ये कितना हो गया? 2 मीटर। ये जो पहला छलांग लगाया, बी जब छलांग लगाया 3 मीटर है, यहां से 5 मीटर है। अब हमें बताना है कि दीवार से सबसे पहले वो कौन सा दूरी होगी जिस पर तीनों का छलांग पड़े होंगे। 30। इसका आंसर क्या दिया? 30। मैं दीवार के कितने मीटर दूर पर तीनों के छलांग पड़े होंगे? 30 मीटर। तो 30 मीटर। यानी कि यहाँ पर ये जो संख्याएं हैं 2, 3, 5, इनका 30 क्या लगा? क्योंकि आप सोच क्या रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि ठीक है, दो ये 2 मीटर, ए वाला का डेटा लेते हैं तो पहला में 2 मीटर, फिर क्या चलेगा? 4 मीटर, फिर क्या चलेगा? 6 मीटर, फिर क्या चलेगा? और चलते जाएगा। बी वाला क्या चलेगा? 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर, चलता जाएगा। सी वाला
5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 30 मीटर और कहीं। तो मैं पूछा कि दीवार से कितना दूरी पर प्रत्येक का छलांग पड़ेगा, तो यहाँ पर आप उन्हीं दूरियों को खोज रहे हो और सबसे छोटा दूरिया को खोज रहे हो जो तीनों में आया है। तो वह कौन सा दूरी है जो तीनों में आया है? इसमें भी कहीं ना कहीं 30 तो आएगा, इसमें भी क्या आएगा? 30 आएगा, इसमें भी आएगा। अर्थात इस समस्या के समाधान में आपको उन संख्याओं की तलाश थी जो संख्या 2, 3 और 5 तीनों से पूर्णतः विभाजित हो और सबसे छोटा भी हो। मुझे बताओ, क्या सिर्फ एक ही संख्या ऐसा संभव है जो तीनों से विभाजित हो, या ऐसे अनंत संख्या होंगे? ऐसे अनंत संख्या होंगे जो तीनों से विभाजित होती होगी, लेकिन शुरुआत कहां से होती है? तो इस समस्या के समाधान में आप नसा अवधारणा का उपयोग करेंगे या किए हैं। अर्थात इस समस्या में दिए गए संख्याओं के सार्वगुणजों में जो सबसे छोटा गुणज के रूप में जो संख्या प्राप्त करते हैं, वही संख्या इस प्रश्न का उत्तर है। फिर मैं एक उदाहरण रखता हूं। एक उदाहरण, गणित को अपने परिवेश में जो हम जिन समस्याओं से हम इंटरेक्ट करते हैं उनके समाधान में कितना उपयोगी और सहायक है, इस बात को तभी समझा जा सकता है जब गणित को इस तरीके से समझेंगे। अब देखिए, एक खंबा है, आप शहरों में जाएंगे तो 3 तरह के सिग्नल का उपयोग किया जाता है। येलो सिग्नल, रेड सिग्नल, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल। येलो सिग्नल के लिए लाइट जल जाएगा तो आपको वहां पर इंतजार करना है। मतलब रेड सिग्नल मतलब इंतजार में, येलो का मतलब कुछ देर बाद खुलेगा वो, रेड के मतलब कंप्लीट रुक जाना है और ग्रीन के मतलब क्या हुआ? तो 3 प्रकार के लाइट यहां पर लगे हुए हैं। येलो लाइट जो है हर 2 सेकेंड के बाद जलता है और बुझ जाता है, या 2 सेकेंड में जलता है और बुझ जाता है, या 4 सेकेंड में जलता है बुझ जाता है, या 3 सेकेंड में जलता है और बुझ जाता है, या 5 सेकेंड में जलता है बुझ जाता है। माने हर 5 सेकेंड पर ग्रीन लाइट जलता है, हर 5 सेकेंड पर जलता है। अभी 5 सेकेंड के बाद फिर जलेगा, फिर उसके 5 सेकेंड के बाद फिर जलेगा। या कितने अंतर पर जलता है? 3 सेकेंड पर। या कितने अंतर पर जलता है? अब चलो, तीनों एक साथ जला, तो जिस समय तीनों एक साथ जला होगा हम घड़ी पर देख लेंगे, तो जो भी समय रहा हो, तो कितने सेकेंड के बाद ऐसा होगा जब तीनों लाइट एक साथ जलेंगे? बड़ा आंसर जल्दी दे दिया जी, 60 सेकेंड। ना तो तीनों लाइट 4 सेकेंड के अंतराल पर, 3 सेकेंड के अंतराल पर, 5 सेकेंड के अंतराल पर जलते हैं, है ना? कुछ देर में जलते हैं फिर बुझ जाते हैं। अगर तीनों एक साथ जले हैं तो फिर कितने देर के बाद तीनों लाइट पुनः एक साथ जलेंगे? तो 60, 3, 4 और 5 का रिलेशन में 60 क्या लगा? लासा। अर्थात इस समस्या में दिए गए संख्याओं का सार्वगुणजों में जो सबसे छोटा गुणज होगा वही उत्तर इस समस्या का समाधान है। तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थिति आती है जब हम लघुत्तम समावर्त की अवधारणा का उपयोग करते हैं। बहुत परिस्थिति आती है जब महत्तम समावर्त की अवधारणा का उपयोग करते हैं। तो कल की सदन और आज की सदन में
मस और लस को परिभाषित किया गया है। फिर कल की सदन में हम मसल निकालने का गणितीय क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे कि हम मसल को निकालने के लिए गणित की कौन सा क्रिया करते हैं और उसको हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो आइए सदन के समाप्ति के पहले जिन बातों की चर्चा हुई है उसको पुनः एक बार ताजा कर लिया जाए। तो दो लसा क्या है? दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सार्वगुंजों में पहला बात क्या क्या हमने सीखा? पहला तो सीखा कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या से कभी छोटा नहीं होता है। मतलब किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर हो गया है उससे। दूसरा बात क्या सीखा? किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होगा। चलिए, तो जो जो हमने सीखा उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको पॉइंट आउट कर लेना। किसी संख्या का किसी संख्या का गुणज संख्या से दी गई संख्या से कभी छोटा नहीं होता है। दूसरा क्या सीखा? किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज क्या होता है? स्वयं संख्या होता है। तीसरा बात क्या हमने सीखा? किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणज को नहीं बताया जा सकता है। किसी संख्या के सबसे बड़े गुणज को नहीं बताया जा सकता। किसी संख्या के सबसे बड़े गुणज को नहीं बताया जा सकता है। तीसरा बात हमने क्या सीखा? चौथा कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सार्वगुंजों में सबसे छोटा गुणज होता है। ओके, तो आज के इस सदन में हम लोग लसा के बारे में चर्चा किए और सब मिलजुल करके जो एकत्र आंकड़ा के द्वारा जिन निष्कर्षों पर पहुंचे उन निष्कर्षों को बोर्ड पर लिख दिया गया है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। किसी संख्या का गुणज दी गई संख्या से कभी छोटा नहीं होता है, अर्थात किसी संख्या का गुणज उस संख्या के बराबर होगा या उससे। दूसरा बात जाना, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणज स्वयं संख्या होता है। तीसरा बात को सीखा, किसी संख्या के सबसे बड़े गुणज को नहीं बताया जा सकता है। चौथा क्या सीखा? दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा उनके सार्वगुंजों में सबसे छोटा गुणज होता है। और दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज कितने होते हैं? अनंत होते हैं। दो या दो संख्याओं का सार्वगुणज सीमित होते हैं या असीमित होते हैं? हाँ, पांचवा लिख लो। दो या दो से अधिक संख्याओं का सार्वगुणज क्या होता है? असीमित होता है। क्या होता है बोलो? असीमित होता है। इनफाइनाइट, नॉट फाइनाइट।
तो यह सब रहे आज के सदन में परिचर्चा से निकला हुआ निष्कर्ष, जिस निष्कर्ष को हम सभी लोगों ने आत्मसात किया है। कल के सदन में हम उन गणितीय प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिन प्रक्रियाओं के द्वारा हम किसी भी बड़ी से बड़ी संख्याओं का हम लसा और मसा हम आसानी से निकाल सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ आज की गणित की सदन समाप्त होता है। फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ हम अगले सदन में